नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अखिलेश यादव ने एक भविष्यवाणी की है। भविष्यवाणी ये कि 2024 में आप अयोध्या हारे और अब लखनऊ हारेंगे। लखनऊ हारने का मतलब क्या है? लखनऊ हारना क्या लोकसभा चुनाव की तरफ दिखा रहा है या फिर योगी जी की गद्दी पर अब भविष्यवाणी कर रहे हैं अखिलेश यादव? इस पर बात करेंगे। संपादक संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संजय सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में अयोध्या हारे हैं और अब लखनऊ भी हारेंगे। इन शब्दों के क्या मायने? क्या सीधा सीधा चैलेंज दे रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं अखिलेश यादव की जिस तरह से किसानों को उत्पीड़ित किया, जिस तरह से व्यापारियों को परेशान किया तो अयोध्या हार गए, अब लखनऊ की बारी है, आप लखनऊ भी हारने जा रहे हैं, वो भी अपने कर्मों से। देखो, मुझे लगता है अखिलेश यादव एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। इसलिए कि उनको पता है कि राजनाथ सिंह इस बार लखनऊ से नहीं लड़ेंगे, उम्र के हिसाब से भी और वैसे राजनीतिक कारणों से भी। तो राजनाथ सिंह कोई नहीं लड़ेंगे और कोई दूसरा लड़ेगा तो वो चुनाव उसके गले में फंसेगा। क्योंकि राजनाथ सिंह लखनऊ में, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत लोकप्रिय हैं। और लखनऊ में उनका संवाद, उनके परिवार का संवाद, उनका बेटे पंकज जितने विनम्र हैं, उनका छोटा बेटा भी बड़ा एक्टिव हो गया नीरज। तो वो इतने ज़्यादा लोगों के बीच लोकप्रिय हैं और शिया समुदाय का बहुत बड़ा वोट उनको मिलता रहा है। तो ये तय बात है कि राजनाथ सिंह चुनाव आसानी से जीत जाते हैं। राजनाथ नहीं लड़ेंगे, कोई दूसरा नया कैंडिडेट आएगा, हो सकता है ब्रजेश पाठक को चुनाव लड़ाया जाए यहाँ से, या कोई और दूसरा आदमी आए, तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा। और अखिलेश यादव ये बात सही कह रहे हैं कि जो इस सरकार ने बैंड बजाई है मध्यम वर्गीय परिवार की और उद्योगपतियों की, तो चांदी हो गई, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार और छोटे व्यापारी ये तबाह हो गए हैं। मध्यम वर्गीय परिवार की कमर टूट गई है। अब लखनऊ की बात करो तो यहाँ हिमांशु सामान्य सर्वे करो, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, कोई सीएमएस में, कोई किसी और स्कूल में है, कोई लामार्ट्स में है, उनकी फीस कई हजार रुपये महीना बढ़ गई है। अब मध्यम वर्गीय परिवार जिसको लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तनख्वाह मिलती है, तो उसके लिए 5-10 हजार महीने की खर्चा बढ़ना भी भारी हो जाता है। मेरी सोसाइटी में एक मित्र रहते हैं, 2014 में मुझसे वो कहते थे कि यार संजय जी, आप इनके विरोध में मत बोलिए, ये भगवान विष्णु का अवतार हैं। मैं, यार तू पढ़ा लिखा आदमी, तेरे अंदर ना दिमाग में तेरे भी गोबर भर गया, तो उससे क्या समझाऊं मैं। हमने कुछ सालों में समझ जाएगा। तो वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, 1.5-2 लाख सैलरी मिलती है। इन 11 सालों में घर का खर्चा 20 से 30 हजार बढ़ गया। रसोई का खर्चा जो है वो 10,000 बढ़ गया। गैस सिलेंडर महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई। अब मैंने उनसे पिछले दिनों पूछा कि तुम्हारे विश्व गुरु क्या, भगवान विष्णु के अवतार जी कैसे हैं, तुम्हें क्या महसूस होता है? तो बोला कि भैया आप सही कहते थे, बैंड बज गई, घर का जायका बिगड़ गया, समझ नहीं आता बच्चे कैसे पढ़ाएं, फीस बढ़ गई स्कूलों की, हर चीज बढ़ गई। तो जो मध्यम वर्गीय परिवार जो माननीय के कहने पे ताली थाली टॉर्च लेके खड़ा हो जाता था, उसको समझ में आ गया हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ करते नहीं है। इनका एक ही ब्रांड है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करो, नफरत फैलाओ और अपना उल्लू सीधा करो। तो अखिलेश यादव ने जो कहा है कि नौजवान परेशान हैं, नौकरियां नहीं निकल रही, नौकरियां निकल आए, फॉर्म भरते हैं, परीक्षा कैंसिल हो जाती है, तो उनको समझ में आ गया कि चीजें अब बिगड़ रही हैं, अब सही वक्त है अटैक करने का। तो अखिलेश यादव सही मौके का तलाश कर रहे थे, मौका मिल गया, इसीलिए कमेंट कर रहे हैं कि इस बार इनको लखनऊ बना देंगे। अयोध्या का जिक्र इसलिए करते हैं कि अयोध्या भारतीय जनता पार्टी की सबसे नाजुक नस है। जब अयोध्या का जिक्र करते हैं तो बीजेपी को लगता है कि यार कितना मुंह पे जूता मार दिया, क्योंकि वहां राम मंदिर 5,000 करोड़ का खर्चा और अयोध्या हार गए, दलित सांसद ने हराया, अवधेश प्रसाद ने हराया। तो मॉडल का तुम्हारी जहाँ पे सबसे बड़ी ब्रांडिंग थी वहीं तुम हार गए। तो अयोध्या दर्द देता है बीजेपी को। अखिलेश यादव इसी का फायदा उठा के बार बार एक छौका लगा पिंच देते हैं। कर रहे हैं। हाँ, पिंच कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। अच्छा, अखिलेश ये भी कह रहे हैं विकास तभी होगा जब बीजेपी जाएगी। मतलब बीजेपी क्या इतना खराब शासन देकर जाएगी या फिर बेड़ा गर्क करके जाएगी? ये जब जाएगी तभी कुछ सही होगा, और अगर ये नहीं जाएगी तो प्रदेश की स्थिति, देश की स्थिति और बदतर हो जाएगी। विपक्ष जो बातें कह रहा है, अखिलेश जो बातें कह रहे हैं, वो किस हद तक जायज नजर आती है? हिमांशु, बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री रो रहे हैं, उन्हीं के काम नहीं होते। संघ रो रहा है, विद्यार्थी परिषद के लोगों को कहते दौड़ा दौड़ा के मारा गया, नौजवान को पूरी पीठ सुजा दी पुलिस ने लाठियों से, और वो भी एक विवादित कॉलेज, रामस्वरूप कॉलेज। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है वहां के मालिक की, वीसी की, होगी भी नहीं। विद्यार्थी परिषद वाले अपनी पीठ पे पड़े हुए निशानों को देखकर याद करते रहेंगे कि हमने सरकार को लाने के लिए दिन रात मेहनत करी, दिन रात काम किया, लेकिन बदले में क्या मिला? पीठ पर निशान लाठियों के।
तो लेकिन योगी ये जी की तो तारीफ हो रही है सर, कह रहे हैं कि देखिए बुलडोजर चला दिया हमारे बाबा जी ने। हाँ, बस केवल बुलडोजर चलाने से न्याय मिल गया, प्रिंसिपल को गिरफ्तार नहीं कर सकते, हम्म। मालिक को गिरफ्तार नहीं कर सकते, वाइस चांसलर को गिरफ्तार नहीं कर सकते, जिससे गलत तरीके से, फर्जी तरीके से आपने एडमिशन लिए हैं, वो नहीं और कर सकते। मजेदार बात ये भी है सर कि अब इनको सब अवैध नजर आने लगा, अब बुलडोजर पहुंच गया। पिछले 3 साल से धांधली हो रही थी, तब किसी का जिक्र नहीं। 2012 से यूनिवर्सिटी चल रही है, वो कहां कहां पर किस तरह से लैंड लेकर कब्जा करके जो है उसने तमाम चीजें की, कोई ध्यान नहीं, किसी का ध्यान नहीं। 8 साल हो गए, लेकिन देखो हिमांशु, अब बुलडोजर भी पहुंच गया। ये हिमांशु, ये दुर्भाग्य है इस सिस्टम का, इस प्रदेश का, क्योंकि ये जब चीजें आती हैं, ताकतवर आदमी होता है, ताकतवर लोग होते हैं, तो उनके समय सामने कानून बेबस हो जाता है। एक गांव में बड़ी कहावत कही जाती है, गरीब की जोरू सबकी भौजाई। ये गांव में मजेदार प्रचलन है उत्तर प्रदेश के कई गांवों में। अब वो डिग्री कॉलेज है, वो गलत तरीके से एंट्री कर रहा है, गलत तरीके से एडमिशन ले रहा है। छोटा सा गांव का स्कूल होता तो लठ मार के पुलिस बंद कर देती, लेकिन चूंकि उसका इतना बड़ा तंत्र है, इतना बड़ा हजारों लाखों करोड़ की वो हेरा फेरी कर सकता है, जमीनों पे कब्जा कर सकता है, तो सरकार मौन होके बैठ जाएगी। और ये दिखाता है इस देश में, इस प्रदेश में, कि कानून के भी दो रूप हैं, एक ताकतवर के लिए और एक कमजोर के लिए। लेकिन जनता जो है ना, वो सब देख रही होती है। जनता की निगाह में ये आ जाता है कि कौन हमारे पक्ष में है, कौन हमारे खिलाफ है। 2027 चुनाव सिर पर है। आज जो तंज कसा जा रहा है सरकार पे, अब सरकार को समझ में आ रहा है कि ये विद्यार्थी परिषद के लोग जिनके पीठ पर लाठियां पड़ी हैं, ये कितने सक्रिय होंगे, कितने खड़े होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझ आ रहा है कि कब तक हम हिंदू मुसलमान के नाम पे फसाद करा के लोगों के जहन बांट के हम सत्ता चला सकते हैं। देखो, सबको अपनी रोजी रोटी पड़ी है। नेताओं के बच्चे कभी आपके किसी घर पे झंडा उठाने नहीं जाएंगे, किसी मकबरे को तोड़ने नहीं चले जाएंगे। नेता के बच्चे पढ़ेंगे विदेश में, नेता के बच्चे पढ़ेंगे नौकरी करने में। और पिछड़े दलित के बच्चों से कहा जाएगा, अरे तुम तो हिंदू हो, पहले तुमने देखा नहीं वो झंडा फहरा रहा है अपने घर पे, उसका झंडा उठाओ, इस रंग का झंडा फहराओ, अरे देखो मकबरा है, तोड़ो। बड़ मेरा सवाल यह है कि किसी अंबानी अडानी के बच्चे क्यों नहीं करते, किसी निशिकांत दुबे के बच्चे ये सब काम क्यों नहीं करते? उनके बच्चे तो विदेश पढ़ रहे हैं, और यहाँ पिछड़े दलित के बच्चों का नाम, लाठियां, पुलिस की पीठ की लाठियां उनके पीठ पर बरस रही हैं। ये जब सरकारें लाठियों का समझ लेती है, लाठी ही एकमात्र विकल्प है लोकतंत्र में, तो ये मान के चलो लोकतंत्र की हत्या हो रही होती है और सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो रही होती है। लोकतंत्र में लाठियों का महत्व नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में संवाद का महत्व होना चाहिए। और जब सरकार संवेदनहीन हो जाए, नेतृत्व संवेदनहीन हो जाए, तो कहीं ना कहीं से जनता में चिंगारी होती है। जेपी मूवमेंट क्या था? एक छोटा सा आंदोलन था, पूरे देश में खड़ा हो गया, पूरे देश ने एक समय नारा लगा दिया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और जब जनता आती है तो बड़े से बड़े सैलाब टूट जाते हैं। और ये कम से कम दिखा रहा है कि केवल अब पराकाष्ठा यहां तक आ गई है कि उस सैलाब का सिर्फ इंतजार है। अच्छा, एक और बात कह रहे हैं अखिलेश, कह रहे हैं मुझे तो लगता है कि हमारे प्रेस पर ही उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। मतलब मोदी जी ने या फिर योगी जी ने, एक वरिष्ठ पत्रकार से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने भी यही कहा कि मोदी सरकार अगर इतना सब कुछ कर पाई है, उसके अंदर जवाबदेही नहीं है, तो इसकी बहुत बड़ी भूमिका मीडिया की है जो नोएडा से चल रही है। और पिछले दिनों हमने देखा कंचना यादव, इंटरव्यू भी किया हम लोगों ने, कि वो बता रही हैं कि किस तरह से बीजेपी वाले तय कर रहे हैं कि कौन से गेस्ट आएंगे। तो मीडिया की क्या भूमिका है और भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से संलिप्तता है, सारा किया करा तो आधा उसी का लगता है। कौन सी वाली मीडिया बची है? अब तो सेठों की मीडिया है मंशू, इसी को तो गोदी मीडिया कहा जाता है। हमने जब पत्रकारिता की थी तो हमें सिखाया गया था कि सरकार जो बताती है वो विज्ञापन होता है, और सरकार जो छुपाती है वो पत्रकारिता होती है, वो खबर होती है। सरकार आपकी हेडलाइंस तय करेगी, सरकार आपका संपादक तय करेगी। सरकारों के काम संपादक तय करना होता है, सरकारों का काम हेडलाइंस तय करना होता है। सरकार से जो पत्रकार सवाल पूछेगा उसके लिए ईओडब्ल्यू, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब करना होता है। ये कब से होने लगा? ये चलन अब देखा, लेकिन बावजूद इसके अब सोशल मीडिया आ गया। उन गोदी मीडिया के चैनलों की हैसियत खत्म हो गई। अभी एक बहुत बड़े चैनल के एंकर हैं साहब, वो यूट्यूब चलाते हैं, वो अभी टीवी में गए, क्या कर रहे हैं? तेल बेचने का विज्ञापन कर रहे हैं। तो अब गोदी मीडिया की हकीकत सामने आने लगी है कि ये है का, इसीलिए जनता ने नकार दिया। आप सोचो ना, मैं घमंड नहीं कर रहा, लेकिन 4PM जैसा चैनल हम लोग क्या खास कर ले रहे हैं? जनता की आवाज ही तो बन रहे हैं। पिछले 28 दिनों में जो यूट्यूब दिखा रहा है 32 करोड़ व्यू हैं, 1.25 करोड़ व्यू हर दिन आ रहे हैं यूट्यूब पे 4PM पर। आधे पे भी नहीं खड़े हैं ये गोदी मीडिया, आधे से आधे पर भी नहीं खड़े हैं गोदी मीडिया। ये दिखा रहा है कि जनता के अंदर क्रांति हो रही है, जनता समझ रही है, जनता संवाद कर रही है, जनता बता रही है कि उसे क्या चाहिए। बुनियादी मुद्दों पे बात होनी चाहिए, आदमी की रोजी रोटी पे बात होनी चाहिए,
आदमी की जिंदगी पे बात होनी चाहिए, आदमी का कर्जे से मरा जा रहा है मध्यम वर्गीय परिवार, उस पर बात होनी चाहिए, टैक्स क्यों बढ़ रहे हैं इस पे बात होनी चाहिए। बात किस पे हो रही है कि अब्दुल की चूड़ी तो टाइट हो गई, कब तक अब्दुल की चूड़ी टाइट करोगे? हमारे बच्चे सड़क पे आ गए, पहली बार आईआईटी मुंबई के इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि विस्फोट की स्थिति है, 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का राशन दिया जा रहा है, हम दुनिया की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बनने की झूठी वादे करते हैं, गोदी मीडिया उन झूठी वादों को दिखाता है। जन्नत हमें हमको मालूम है जन्नत की हकीकत गालिब, दिल बहलाने को ये गयाल अच्छा है, अच्छा ख्याल। अच्छा, मोदी जी भी कह रहे थे कि बहुत सारे रोजगार आने वाले हैं, अब योगी जी भी यही बात कह रहे हैं कि बहुत सारे रोजगार आने वाले, बौछार होने वाली है। अभी तक सत्ता चला रहे थे तो अब तक रोजगार क्यों नहीं था, इसका कोई जवाब नहीं है। हर चीज घुमा फिरा कर अपनी पीठ थपथपाने पर ही आ जाती है। मुझे तो यही लगता है। फिलहाल हमारे दर्शकों को क्या लगता है वो कमेंट करके बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ। थैंक यू। तो दोस्तों, राजनीति हमको बहलाती है, फुसलाती है, और जहां पर मुद्दों पर बात होने लगती है वहां पर दूर की बातें बताई जाने लगती है। 2047 में हमारा देश यहां से वहां पहुंच जाएगा, लेकिन 2025 में क्या स्थिति है ये बताने की परिस्थिति दिखाई नहीं देती। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जनता इस बार हिसाब करने जा रही है? अखिलेश यादव जो बात कर रहे थे उससे याद कीजिए कि अयोध्या हारे हैं और अब लखनऊ भी हारने जा रहे हैं। अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।